गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पैरेलल ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था और उस ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने आपसे रिजल्टेंट, स्पेशल केस और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ये सब आपसे पढ़ाया था। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद बी वेक्टर, ये सब हमने बनाकर ये रिजल्टेंट डायरेक्शन विद वेक्टर बी, और पहले हमने बताया था रिजल्टेंट डायरेक्शन टेंजेंट अल्फा विद वेक्टर ए। मेरी बात समझ गए भाई? और हमारा जो रिजल्टेंट था वो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा और उसका अंडर रूट, ये हमारे पास रिजल्टेंट आया था। ठीक है भाई। अब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं। ये कुछ डेरिवेशन है, कुछ बेसिक्स हैं, ये पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स करेंगे भाई। ठीक है। अगला जो हम पढ़ेंगे भाई, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखिए, अब एक बात ध्यान से समझिए कि अब एक बात ध्यान से समझिए भाई कि सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे जिस तरह की हमने किस में लिखी थी भाई, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर लिखी थी। तो मैं आपको यहाँ पर स्टेटमेंट बताता हूँ कि अब की पिछली बार हमने ट्रायंगल बनाई थी, अब की बार हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक है। मैं यहाँ पर कहता हूँ इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन as the two adjacent sides of a parallelogram। देखिए मैं ये कह रहा हूँ if two vectors represent with magnitude and direction as two sides of two, बेटा यहाँ पर एक वर्ड लिखना भूल गया, adjacent sides of parallelogram। फॉर एग्जाम्पल दो वेक्टर लेने हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और ऐसे होनी चाहिए कि जैसे कि पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हों। जैसे आपने कहा ये हमारे पास ए वेक्टर हो गया ओ ए, और यहाँ हम एक दूसरा वेक्टर ले लेते हैं, इसको हम बी वेक्टर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बी वेक्टर। मतलब ये हमने पैरेललोग्राम की दो साइड बना दी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम which is drawn from a common point। मतलब दोनों एडजेसेंट साइड एक कॉमन पॉइंट से ड्रा होनी चाहिए। समझ आ गया? ड्रा करने का मतलब है कि दोनों की टेल एक ही जगह पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे कि यहाँ एक पैरेललोग्राम की साइड बना दो तो आप ये भी तो एडजेसेंट साइड ही कह पाओगे, पर दोनों एक पॉइंट पर ड्रा नहीं है। ये वाला वेक्टर तो इस पॉइंट से ड्रा है और ये वाला वेक्टर इस पॉइंट से ड्रा है, पर यहाँ पर क्या कहा गया है कि एडजेसेंट साइड एक कॉमन पॉइंट से ड्रा होनी चाहिए। देन
their resultant is with magnitude and direction represent the diagonal of a parallelogram, which is the sum of both vectors. अब ये क्या कहता है कि जो इसका रिजल्टेंट होगा ना भाई, वो इसका डायगोनल होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो हमने यही लिखा, देन द रिजल्टेंट इज विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम विच इज़ द सम ऑफ बोथ वेक्टर्स। जो ये दोनों वेक्टर है इनका सम होगा। अब आप सोच रहे हो कि पैरेललोग्राम तो बनी नहीं है, तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए हम एक डॉट डॉट लाइन ही ड्रा करेंगे, ठीक है। इस रिजल्टेंट को हम आगे बढ़ाएंगे और एक पैरेलल लाइन ए वेक्टर के साथ हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया भाई, एक पैरेललोग्राम बन गया। हमने इस पॉइंट को बी पॉइंट रख दिया, इस पॉइंट को सी पॉइंट रख दिया, क्लियर। तो हमारे पास ओ ए बी सी ये एक हमारे पास क्या बन गया भाई, पैरेललोग्राम बन गया। बोलो बन गया कि नहीं। तो इस तरह भी होता है, जैसे कि पिछली बार हमने तो ट्रायंगल लो पढ़ा था, तो उसमें क्या था, ए वेक्टर इधर था, बी वेक्टर इधर था और ये इसकी क्लोजिंग साइड थी, थर्ड साइड थी, जिसको हमने रिजल्टेंट का नाम दिया था, जिसको इन दोनों का सम बोला था। तो इसी तरह से हमने क्या कहा भाई, हमने ये कहा कि भाई अगर देखिए, अब हमने आपसे दो चीज़ें बताई है। अगर मैं यहाँ पर क्या कहूँ, मैं अगर यहाँ पर ये कहता हूँ, यहाँ पर एक तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोलो लिखा है कि नहीं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम इसका मैग्नीट्यूड और वो सब बताना चाहते हैं, तो वो कैसे बताएंगे भाई। हमने क्या कहा, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है भाई, थीटा एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। तो अगर यहाँ पर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूँ, ये पैरेललोग्राम है, तो बेटा ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। हमने क्या किया, ए बी इसी की डायरेक्शन में एक लाइन खींची, तो इस वेक्टर को क्या कह सकते हो, बी वेक्टर, क्योंकि आप क्या कहोगे, एंड ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर। बोलो कहोगे कि नहीं, विच इज इक्वल टू क्या कह सकते हो, बी वेक्टर। भाई दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों पैरेललोग्राम में आपको पता है कि आमने सामने की साइड भी तो बराबर होती है। तो अगर ये मैग्नीट्यूड में भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो इक्वल वेक्टर माने जाएंगे। मेरी बात समझ गए। इसी तरह से आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो ओ ए इज इक्वल टू, अगर यही डायरेक्शन लेनी है तो यूँ दिखा सकते हो आप, क्या कहोगे, सी बी विच इज इक्वल टू क्या कह सकते हो, ए वेक्टर। ठीक है भाई। तो ये तो मैंने आपको समझाया। मैंने क्या कहा कि मैं इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ भाई, एक परपेंडिकुलर। अब मेरे हिसाब से अगर आप समझो तो पिछले ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा था, तो भाई ये हमारे पास बी, यहाँ पर एंगल थीटा, तो ये परपेंडिकुलर क्या आ गया था हमारे पास, बी साइन थीटा, और ये बेस हमारे पास क्या आ गया था, बी कोस थीटा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया।
ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को n पॉइंट से लिखा था मेरे हिसाब से। अब हम अगर इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन करें, एनालिटिकल सॉल्यूशन किया जाए या मैथमेटिकल सॉल्यूशन किया जाए, इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाली जाए, तो कैसे निकालोगे? सेम वही मेथड है और सेम वही पॉइंट्स आ जाएंगे। तो क्या कहोगे आप, वही ट्रायंगल ओ बी एन ले लें भाई। ओ बी एन के अंदर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या कहेंगे भाई, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा होल स्क्वेयर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वेयर। बोलो कहेंगे कि नहीं भाई? ओ बी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर। हम यहाँ पर लिख देते हैं बाई अप्लाइंग पाइथागोरस। क्लियर? अब हमने क्या लिख दिया भाई, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये बेस था, बेस क्या था हमारे पास, ओ एन। ओ एन क्या लिखा था, ओ ए प्लस ए एन का होल स्क्वेयर करना था। तो ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वेयर हो गया। तो इसको क्या कह सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस इसका होल स्क्वेयर खोल लेंगे तो बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा हो गया। अब वही बात है, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर 1 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2ab कोस थीटा, और यहाँ से आर की वैल्यू निकाल देते हैं, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab कोस थीटा। यहाँ तक क्लियर है भाई? अब आप एक बात ध्यान से देखो भाई, हमने क्या कह दिया, हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। अब क्या कहेंगे भाई, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन किसी की भी निकालनी हो तो क्या निकाला जाता है, टेंजेंट एंगल। आपने कहा कि ए वेक्टर के साथ देखिए, ए वेक्टर के साथ मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर कितना एंगल बना देते हैं, ए वेक्टर के साथ हमने कह दिया कि यहाँ पर बीटा एंगल बना देते हैं, अल्फा एंगल बना देते हैं, ये हमारी मर्जी है। तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या लिख दिया जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। क्लियर है भाई? ये डायरेक्शन आ गई। ज़्यादा लिखना चाहते हो तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स के टर्म में लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इतना ही है। अब मेरे हिसाब से ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों के दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर दोनों का रिजल्टेंट सेम आ रहा है तो हम यहाँ पर कुछ स्पेशल केस पढ़ सकते हैं। स्पेशल केस क्या पढ़ेंगे भाई, सेम स्पेशल केस हैं, सेम है भाई स्पेशल केस। ठीक है, स्पेशल केस जैसे कि आपने सबसे पहले क्या कह दिया, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 होगा तो ए और बी दोनों सेम लाइन में एक्ट करेंगे, थीटा 0 पुट करेंगे तो देन क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास। क्लियर है? मैग्नीट्यूड अब क्या लिखोगे यहाँ पर, कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपको मालूम है कोस 0 1 पुट किया, ये आ जाएगा। सेकंड, और यहाँ पर अगर थीटा 0 पुट करते हो तो बीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 डिग्री आ जाएगी। समझ आ गया? उसके बाद सेकंड स्पेशल केस के अंदर हम आपको क्या बता रहे हैं भाई, आपने लिखा इफ़ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा 180 है तो क्या कहोगे भाई, कोस 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है। -1 होगा तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ए माइनस बी। मतलब दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं और रिजल्टेंट भी ये पैरेलल या एंटी पैरेलल ही रहेगा। थर्ड के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई कि मान लीजिए आपने ये कहा इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू आपने 90 डिग्री बोला तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस 90 क्या होता है भाई, 0 होता है। कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0।
अब कोस 90 जीरो होता है, तो कोस 90 जीरो पुट किया तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। कोई प्रॉब्लम है? तो ये हमारे पास 90 के लिए, पर यहाँ पर डायरेक्शन भी निकालनी है, तो भाई टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू क्या कह दोगे, बी साइन 90, बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कोस 90, ए प्लस बी कोस 90। तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, बी बाई ए। ये हमारे पास क्या आती जा रही है, डायरेक्शन। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्शन और इनके जो स्पेशल केस थे, अब आप कहोगे सर थीटा 30 डिग्री ले लें, 45 ले लें, 60 ले लें, तो वो आपकी मर्जी है। जिस भी टर्म में जो भी आपसे न्यूमेरिकल दिया जाए, जिस भी टर्म में न्यूमेरिकल दिया जाए, तो उस टर्म में हम इसको कर सकते हैं। अगला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई न्यूमेरिकल से पहले एक और वेक्टर एडिशन रूल है, वो भी हम साथ साथ पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल और इसके कॉन्सेप्चुअल एक साथ ही पढ़ लेंगे भाई। ठीक है, एक हमारे पास रूल आता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या आता है भाई, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए ध्यान से, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पॉलीगन लॉ। अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे कि भाई हमारे पास केवल 2 एडजेसेंट साइड गिवन है, और थर्ड हम कहीं ना कहीं से रिजल्टेंट फाइंड आउट बता रहे थे। जैसे ट्रायंगल में तो 3 साइड ही होती हैं, पैरेललोग्राम में जो थर्ड है वो हमने उसका डायगोनल लेना है, और वो डायगोनल होगा वो इन दोनों वेक्टर्स एडजेसेंट साइड्स का वेक्टर सम होगा। तो ये सब हम पढ़ रहे थे भाई। अब हम पॉलीगन में क्या करेंगे कि हमारे पास n नंबर ऑफ साइड्स होंगी। ठीक है, तो उन सभी से हम एक पॉलीगन, जैसे पेंटागन, हेक्सागन, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, पॉलीगन बनानी है, और वो बनाने के बाद फिर हम आपको उनका रिजल्टेंट या उनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये कहा जाता है इफ़ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूँ, if a number of vectors a number of vector represented with magnitude and direction, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि n नंबर ऑफ जो वेक्टर्स हैं वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए के साथ रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं एज द साइड्स ऑफ ओपन पॉलीगन which are taken in same order। which are taken in same order। अब हम n नंबर ऑफ वेक्टर्स ले रहे हैं तो उनके ऑर्डर भी हमें मालूम होने चाहिए। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। मैंने कहा कि भाई ये हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, मैंने इसको लिख दिया OP। फिर मैंने कहा ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है, इसको कह दिया B वेक्टर, इस पॉइंट को Q रख दिया। ये हमारे पास तीसरा वेक्टर है R, इसको मैंने रख दिया C वेक्टर। ये हमारे पास S पॉइंट है, इसको मैंने कह दिया D वेक्टर। मतलब इस तरह से हमारे पास ये मैंने कह दिया ST,
इसको कह दिया ई वेक्टर। उसके बाद ये हमारे पास यू है, इसको कह दिया एफ वेक्टर। मतलब इस तरह से हमारे पास कितनी भी साइड्स हैं, और ओपन पॉलीगन का मतलब है कि जितनी भी हमारे पास पॉलीगन की साइड बनी हुई है उन साइड्स में लास्ट जो साइड है ना वो ओपन होनी चाहिए, तो इसको ओपन पॉलीगन बोलेंगे। समझ आ गया? अभी तक हमारी पॉलीगन बनी नहीं है, मतलब जो पॉलीगन आप बना रहे हो तो इन सभी को सेम ऑर्डर में लेकर एक साइड छोड़ देनी है, एक साइड से ये ओपन होनी चाहिए, तो इसको क्या बोला जाएगा? ओपन पॉलीगन। तो n नंबर ऑफ है, n 2 3 4 5 6 कुछ भी ग्रेटर देन 3। समझ आ गया? तो 4 5 6 7 8 कुछ भी आप ले सकते हो। समझ आ गया? अब ये सेम ऑर्डर में लेनी है। क्लियर है यहाँ तक? देन their resultant is represented with magnitude and direction by the closing side। अभी तक ओपन है, अगली जो साइड बच गई वो क्लोजिंग साइड बच गई, कि अगर ये लाइन आपने मिला दी तो पूरी पॉलीगन क्लोज हो जाएगी। मेरी बात समझ गए? क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन इन ऑपोजिट ऑर्डर। जो लास्ट साइड होगी वो क्या होगी भाई? अपोजिट ऑर्डर में होगी। अपोजिट ऑर्डर का मतलब हेड से हेड मिला देना है, और इसको आपने रिजल्टेंट का नाम लिखना है। ठीक है? जो लास्ट साइड होगी वो क्या होगी? अपोजिट ऑर्डर में होगी, विच इज द सम ऑफ ऑल सेम ऑर्डर साइड। That is r vector is equal to a vector प्लस b वेक्टर। जितनी भी साइड्स आपने ली हुई है, हमने तो यहाँ काफ़ी सारी ले रखी है, तो इन सभी का वेक्टर सम कर देना है आपने। समझ आ गया भाई? तो भाई अब हम इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ कर देते हैं। तो मैं एक छोटा डायग्राम बनाता हूँ, इतना बड़ा डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, छोटा डायग्राम मैं बनाता हूँ। ए वेक्टर ओ पी क्यू, बी वेक्टर आर, सी वेक्टर पी क्यू आर। उसके बाद एस डी वेक्टर। सॉरी, आर नहीं लिखेंगे, आर तो हम रिजल्टेंट लिखेंगे। ठीक है, पी क्यू, इसको एस टी लिख देता हूँ, और इसको मैं टी लिख देता हूँ, और ये हमारे पास क्लोजिंग साइड। ठीक है, कम ही बनाएंगे, इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर लिखेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर को क्या लिखा जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ठीक है, चलो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले हम ओ क्यू को मिला देते हैं, मिलाते हैं भाई, पर मिलाना हमने डॉट डॉट लाइन से है। क्लियर? हम क्या कहेंगे? प्रूफ कर रहे हैं हम बाई अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते हैं, तो हम क्या कहेंगे भाई? ये जो ओ क्यू होगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओ क्यू इज इक्वल टू क्या कहोगे भाई? ओ पी प्लस पी क्यू।
भाई आप क्या कहोगे, ओ पी और पी क्यू दोनों सेम ऑर्डर में है, दोनों सेम ऑर्डर में है तो इन दोनों का सम इनका रिजल्टेंट होना चाहिए। हमने इसको अपोजिट ऑर्डर में बना दिया तो हम क्या कह देंगे, ए प्लस बी हो गया। अब हमने क्या किया, ओ एस को मिला दिया, ओ एस को मिला दिया तो हम क्या कह देंगे, ये तो कौन से ट्रायंगल में था, ट्रायंगल ओ पी क्यू था। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं ओ क्यू एस, ट्रायंगल ओ क्यू एस ले लिया, ट्रायंगल ओ क्यू एस ले रहे हैं देखिए ओ क्यू एरो इधर है, फिर क्यू एस एरो इधर है, तो हम क्या कहेंगे, ओ क्यू एंड क्यू एस आर इन सेम ऑर्डर एंड ओ एस इज इन अपोजिट ऑर्डर। बिल्कुल सही है भाई, समझ आ गए। ओ क्यू क्यू एस ये दोनों सेम ऑर्डर में है और ये किस में है, अपोजिट ऑर्डर में। तो क्या हो गया भाई, ओ एस इज इक्वल टू क्या कहोगे, ओ क्यू प्लस क्यू एस कहोगे कि नहीं। तो हमने क्या कह दिया भाई, ओ क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है कि नहीं, प्लस क्यू एस क्या है हमारे पास, सी वेक्टर, मतलब ओ एस हमारे पास आ गया। अब हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल ओ एस टी, ओ एस टी देखिए ओ एस और एस टी दोनों सेम ऑर्डर में है और जो ओ टी है वो किस में, अपोजिट ऑर्डर में। तो अगर हम इसमें लगाएंगे तो क्या कहेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू, जो देखिए अब आपने क्या पढ़ा, अभी जो हमारे पास ओ एस आया ये क्या आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ गया कि नहीं। अब हमने क्या कहा कि अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये तो हमारे पास ओ एस हो गया, प्लस एस टी, एस टी क्या है हमारे पास, डी वेक्टर। बोलो आ गया कि नहीं, यही तो हमारी स्टेटमेंट थी भाई, मेरी बात समझ गए कि नहीं। तो ये हमने आपको क्या कर दिया भाई, प्रूव कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वेक्टर एडिशन रूल है वो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। वेक्टर एडिशन रूल किसको फॉलो करता है भाई, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने पढ़नी ज़रूरी है, दो प्रॉपर्टीज़ हम बता देते हैं, प्रॉपर्टीज़ इन एडिशन रूल। प्रॉपर्टीज इन एडिशन रूल, एडिशन रूल की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बता रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। मतलब हमने पहले ए वेक्टर ले लिया, फिर बी वेक्टर ले लिया और फिर हमने इन दोनों का सम किया और फिर हमने पहले बी वेक्टर को जोड़ा फिर ए वेक्टर को जोड़ा, क्योंकि वेक्टर है ना तो वेक्टर क्वांटिटी में तो कुछ अलग हो सकता है। तो ये बात ज़रूर याद रखनी है कि ये इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। अब हम इसका प्रूव कैसे करके दिखाएं, जैसे कि आपने क्या किया, आपने ये कहा कि भाई अभी अभी हमने एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बनाया था। क्या कहा था भाई, ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। हमने क्या कहा कि भाई जो इसका डायगोनल होगा, जो इसका डायगोनल होगा वो इसका रिजल्टेंट होगा आर, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या कहते हैं हम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ ओ ए बी सी। थोड़ी देर पहले शायद आपको याद होगा मैंने क्या लिखा था भाई, ओ सी इज इक्वल टू ए बी विच इज इक्वल टू बी वेक्टर कह सकते हैं।
बोलो कहा था कि नहीं। एक क्या लिखा था, ओ ए इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, ए वेक्टर, मतलब अगर यहाँ एरो लगाऊं तो इसको क्या कह सकते हैं, ए वेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन सेम है। ओ ए की डायरेक्शन भी इधर है, सी बी की डायरेक्शन भी हमने यहीं लगा दी। हमने क्या कहा, हम एक ट्रायंगल लेते हैं ओ ए बी। अगर ओ ए बी ट्रायंगल लेते हैं तो हम क्या कहेंगे भाई, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बता देंगे हम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कह देंगे भाई। दूसरा, अगर हम ट्रायंगल लें ओ सी बी तो यहाँ पर क्या है भाई, ओ सी और सी बी सेम ऑर्डर में है, तो क्या कहा जाएगा भाई, आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी बी कहा जाएगा। ओ सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी वेक्टर, प्लस सी बी क्या है हमारे पास, ए वेक्टर। तो बात तो वही आ गई, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, आर इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब क्या कह सकते हैं देन, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या हो गई सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। समझ आ गया कि नहीं, क्लियर है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी। आगे मैं आपको बताता हूँ कि एक प्रॉपर्टी आती है भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी हम आपको बताते हैं, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन रूल पढ़ रहे हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारे पास तीन वेक्टर हैं तो तीन वेक्टर को अगर हम अलग अलग सम करें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर। ये प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है एडिशन रूल के लिए। ए बी सी ये हमारे पास तीन अलग अलग वेक्टर्स हैं। ये कहता है कि पहले एक वेक्टर को अलग ले लो, सेकंड और थर्ड वेक्टर को ऐड करिए और फिर उसमें फर्स्ट वेक्टर को ऐड करिए, और दूसरे में कहता है कि पहले दोनों वेक्टर को ऐड करिए और उसमें तीसरे वेक्टर को ऐड करिए, तो इनका वेक्टर सम सेम आएगा। क्योंकि देखिए फॉर्मूले तो बदल जाते हैं, जैसे बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे या फिर उनकी डायरेक्शन के साथ वैल्यू निकालोगे तो अलग आएगी ना। तो इस तरह से, जैसे कि मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि मान लीजिए हम इसका प्रूफ करते हैं, कैसे होगा। तो ये हमारे पास मान लीजिए एक वेक्टर है, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है, फिर ये हमारे पास तीसरा वेक्टर है, ये हमारे पास फाइनल वेक्टर ओ ए बी सी। ये हमारे पास ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर और भाई ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया भाई। अब मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इनका सम निकालें। डॉट डॉट करके यहाँ मैं मिलाऊंगा भाई, मैं क्या लिखूंगा भाई, ट्रायंगल ओ ए बी। तो ओ ए बी के अंदर हम क्या कहेंगे भाई, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, डायरेक्शन आप देख चुके हैं, ओ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई ट्रायंगल लो हो जाएगा। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं। तो ये तो हमें मालूम हो गया, क्या हो गया, ए प्लस बी है, हो गया कि नहीं। अब ये हमारे पास ए प्लस बी है, प्लस सी हो जाएगा, तो मतलब हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे भाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी सी। क्या मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, ओ सी हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल टू ओ बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए प्लस बी, ये तो पूरा इकट्ठा है, प्लस ऑफ क्या लिख दिया, सी वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब की बार हमने क्या किया, अब की बार मैं ये कहता हूँ कि भाई यहाँ से मैं
इनको मिला देता हूँ, मिला दे भाई एरो के साइन से, मिला दिया। अब मैंने क्या किया, अब की बार वी टेक ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ले ली मैंने। अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल लेता हूँ तो मैं क्या कहूँगा भाई, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं भाई। तो क्या हो गया हमारे पास, ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब ये हमारे पास आ गया। अब मैं कहता हूँ कि अब हम ट्रायंगल ओ ए सी के अंदर ट्रायंगल लो लगा सकते हैं। तो क्या कहेंगे, ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी। बोलो कहेंगे कि नहीं, ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू ओ सी। तो ओ सी क्या है हमारे पास, आर वेक्टर है। ओ ए हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है। और ए सी हमने क्या निकाला है भाई, बी प्लस सी। तो आप क्या देख रहे हैं, ये भी हमारे पास आर है, ये भी हमारे पास आर है। बोलो है या नहीं? तो हमने इन दोनों इक्वेशन से क्या देखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया हमारे पास, ए वेक्टर प्लस हो बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ऑफ सी वेक्टर। पॉइंट क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ये हमने इसकी प्रॉपर्टी आपको बता दी है। अब मैं आपको जैसे कि इनके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल आपसे पूछा जाए, फ्लाइट ऑफ ए बर्ड, फ्लाइट ऑफ ए बर्ड, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? मीन्स आपसे ये पूछा जाए, फ्लाइंग ऑफ ए बर्ड डिपेंड्स ऑन विच प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के बेस पर फ्लाइट ऑफ ए बर्ड काम करता है। तो जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी डायग्राम बना रहे हो, मैं आपको डायग्राम बनाकर ही समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से, हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। मैं डायग्राम बना रहा हूँ भाई, देखिए ध्यान से, ये हमारा एक डायग्राम है। ये हमारे पास एक बर्ड है, ये इसके विंग्स हैं। हम क्या जानते हैं, ये हमारे पास मान लीजिए पहला विंग है W1, ये हमारे पास दूसरा विंग है बर्ड का W2। अब आपको पता है जो फ्लाइट होती है तो वो नीचे की तरफ ले जाता है विंग्स को। जब ये नीचे की तरफ ले जा रहा है तो भाई विंग्स से जो फोर्स लगा रहा है तो वो कहाँ लगा रहा है, इस डायरेक्शन में। मतलब विंग्स से जो फोर्स लगाया वो कहाँ लगाया, F1 नीचे, और इधर से भी कहाँ लगाया, F2 नीचे। अब क्या होता है कि एयर का रिएक्शन होगा, क्योंकि जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये कहीं एक पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों यूं फोल्ड होते हैं, कर्व लाइन में यूं चलते हैं, कर्व शेप में ऐसे, तो वो नीचे की तरफ पुश करता है। तो आपने पुश किया, अब इसके विंग्स के साथ क्या कांटेक्ट में आएगी, एयर। यहाँ पर एयर है भाई, अब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो एयर इसके ऊपर क्या लगाएगी, रिएक्शन लगाएगी। एयर ने रिएक्शन लगाया, जो विंग ने F1 फोर्स लगाया था एयर पर, उससे रिएक्शन हुआ R1, और जो विंग 2 ने लगाया था उससे रिएक्शन हुआ R2। यहाँ तक क्लियर है? जब R1 और R2 विंग्स ने रिएक्शन, विंग्स की जो एयर रिएक्शन है, R1 R2 क्या है हमारे पास, एयर रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय बर्ड विंग
ऑन एयर, और एयर ने इसके विंग्स पर रिएक्शन लगा दी, एक की वजह से R1 और दूसरे की वजह से R2। अब हमने क्या किया, एक पॉइंट पर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं भाई, R1 और R2। समझ आ गया। अब R1 और R2 एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा भाई, इनका डायगोनल। एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, बाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। तो विंग इसके ऊपर लगेगा तो रिजल्टेंट मतलब ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। मेरी बात समझ गए। ये बर्ड किसकी कहाँ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मीन्स हम क्या कहेंगे, हेयर रिजल्टेंट R is the composition of two vectors, that is air reaction R1 and R2। समझ आ गया होगा कि जो ये इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जो रिजल्टेंट है, विच एक्ट्स अपवर्ड डायरेक्शन। कहाँ लग रहा है भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो इस तरह से हमने इसको ये एक कॉन्सेप्चुअल है जो आपसे पूछा जाएगा, इज द फ्लाइंग ऑफ ए बर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिशन ऑफ द वेक्टर्स, एक्सप्लेन। क्या फ्लाइंग ऑफ बर्ड है, फ्लाइट ऑफ बर्ड है, ये कंपोजिशन ऑफ वेक्टर है। तो हमने क्या कहा भाई, यहीं पर यही तो लिखा है, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज एयर रिएक्शन R1 एंड R2 विच इज एक्ट्स ऑन द बर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। समझ आ गया। इसी तरह से ही आपसे मान लीजिए आपसे स्लिंग के बारे में कह दिया जाए। किसके बारे में कह दिया जाए, स्लिंग। आपसे ये कह दिया जाए कि भाई स्लिंग को एक्सप्लेन करिए, तो ये भी काफ़ी इजी है भाई। स्लिंग बनानी है मान लीजिए आपने, ठीक है, ये आपके पास एक स्लिंग है। तो स्लिंग के यहाँ पर रबड़ बंधा रहता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। आपने इस स्लिंग को यूँ खींचा, ठीक है, यहाँ आप इसको, इसके अंदर कोई भी स्टोन, कोई भी बुलेट या कोई भी बॉल आपने इसके अंदर डाल दी, बॉल या स्टोन, ठीक है, इसमें डाला, इसको पकड़ के खींचा और क्या किया, फिर छोड़ दिया। अब क्या, जैसे ही आपने इसको खींचा तो क्या कहा भाई, इसके ऊपर टेंशन लगी हुई है, फोर्स लगा हुआ है T1 और T2। अब ये कहाँ जाएगा, जहाँ इसका रिजल्टेंट होगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम क्या कह देंगे कि यहाँ पर T1 और T2 ये क्या लगी हुई है, टेंशन ऑन इलास्टिक। इलास्टिक होता है ये तो, बोलो है कि नहीं। और ये हमारे पास R क्या हो गया, R हमारे पास हो गया रिजल्टेंट ऑफ T1 एंड T2, दैट इज R वेक्टर इज इक्वल टू क्या कह दोगे, T1 वेक्टर प्लस T2 वेक्टर। बोलो कह दोगे कि नहीं, मेरी बात समझ आ गई। तो हम क्या कह देंगे यहाँ पर कि जो ये वाई शेप ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है वाई शेप वुडन और मेटेलिक फ्रेम। ये तो हमारे पास एक फ्रेम है, ये हमारे पास इलास्टिक है, ये क्या है हमारे पास इलास्टिक है, और इसके अंदर आपने स्टोन डाला, उसको पुल किया और उसके बाद छोड़ दिया। मेरी बात समझ गए। तो ये सब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इनके बेस पर पढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो आप सबसे पहले इनको अच्छे से समझिए, इनको अच्छे से करिए। कल हम इस पर सारे न्यूमेरिकल लेंगे, जो भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, और इन सब के कल हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। थैंक यू।